वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दो ममालिक जिनकी मौजूदा हालात काफ़ी एक जैसे हैं। अगर आपको याद हो, हाल ही में तुर्की में ज़बरदस्त हौलनाक तरीन ज़लज़ला आया जिसमें सैकड़ों हज़ारों लोग लुक़माए अजल बने और उसके बाद वहाँ पे बदतरीन सैलाबी सूरत हाल भी बर्पा हुई। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों ने मईशत पर इतना प्रेशर डाला कि वहाँ पर महंगाई का तूफ़ान भी आया। लेकिन इसके बावजूद वो हुकूमत, वो जमहूरियत इलेक्शंस के अमल से पीछे ना हटी और 14 मई को उन्होंने अपने इलेक्शंस अनाउंस किए। सबसे अहम बात इस इलेक्शंस में ये है कि सदर तैयब अर्दोगान के सामने कई मुश्किलात का सामना था, लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर प्रूव किया कि वो बेहद मकबूल हैं। लेकिन अगर आप जानते हो, तुर्की में हुकूमत बनाने के लिए एक सदर को कम अज़ कम 50% की अक्सरियत लेनी होती है और उससे वो थोड़े से पीछे रह गए। और अब ये देखने में आया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ और सदर तैयब अर्दोगान दोनों ने ही इस बात पर अग्री किया है कि 2 हफ्ते के अंदर दोबारा इंतखाब का मरहला होगा। सूरत हाल ऐसी है कि इन तमाम तर प्रॉब्लम्स के बावजूद, जहाँ महंगाई है, मईशत कमज़ोर है, तूफ़ानी सूरत हाल है, ज़लज़ले और सैलाब जैसी कुदरती आफ़ात का सामना है, लेकिन एक कौम आगे बढ़ती है और जमहूरी अमल को कायम व दायम रखती है, इलेक्शंस में जाती है और वोटर्स भी नहीं हिचकिचाते। एक बहुत बड़ी तादाद में तुर्की के लोग इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और 2 हफ्ते के बाद दोबारा होने वाले इस अमल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। सवाल ये है कि जब तुर्की अपने मौजूदा हालात में 2 दफ़ा इंतखाबी मरहले में जा सकता है तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं। आइए सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद साहब और उनसे जानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के अगर हालात को एक तरह से एक ही तनाजुर में देखा जाए तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ सियासतदान किसी भी माशी मजबूरी को या कुदरती आफत को एक तरह से रीज़न बनाकर इलेक्शंस के अमल से दूर होते चले जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर साहब। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। सर, 14 मई जहां पे तुर्की में इलेक्शंस होते हैं और सदार यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद पाकिस्तान में इस हुक्म को भी कोई घास नहीं डालता और ना इलेक्शंस होते हैं, बल्कि एक अजीब हेजानी कैफियत है। किस तरह देखते हैं आप इस सूरत हाल को? नहीं, तुर्की और पाकिस्तान का मवाजना इस वक्त इसलिए नहीं किया जा सकता, हालांकि कई मामलात में हमारा मवासत है तुर्की के साथ, लेकिन एक चीज़ जो उसमें 20 साल से एक तसलसल चला आ रहा है हुकूमत का। अर्दोगान पहले 2003 में प्राइम मिनिस्टर रहे और उसके बाद 2014 से लेके अब तक वो प्रेसिडेंट रहे, तो 20 साल से तसलसल चल रहा है। तो जितने भी कुदरती ज़लज़ला तो खैर उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में कुदरती ज़लज़ला तो नहीं, सैलाब का मामला तो आया, लेकिन जो ये सियासी ज़लज़ले पाकिस्तान में हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में इदारों में जो ज़लज़ले आ गए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं और वो ज़लज़ले जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान की जड़ें हिला रहे हैं, सियासी ज़लज़ले भी और इदारों में, मतलब हर इदारा दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है। अर्दोगान का आपने चंद अल्फाज में बहुत बड़ी बात कह दी है। एम्बेसडर साहब, मुझे बताइए कि अर्दोगान में ऐसी क्या ख़ास बात है 20 साल के बाद भी, यानी लोग कहते हैं ना कि एक अहद, एक दौर है उनका और आज भी वो बेइंतहा मकबूल हैं। लोग आम तौर पे किसी भी लीडर के ख़िलाफ़ ये बात करते हैं कि आप माशी तौर पर वीक हो रहे हैं, हमारी तरह तुर्की लीरा की भी जो कदर है वो बहुत ज़्यादा घट गई है, लेकिन इसके बावजूद लोग इतना पसंद और इतना मकबूल क्यों हैं अर्दोगान साहब? जी, अर्दोगान साहब, एक तो ये है कि उन्होंने अपना एक फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी पे बहुत ज़्यादा काम किया है और उनकी फिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडियोलॉजी पर है। इन अदर वर्ड्स वो एक अच्छे लीडर हैं। उन्होंने लोगों की फलाह बहबूद के बारे में ज़्यादा सोचा है। जब वो मेयर थे तो उस वक्त मेयर के ज़माने में भी वो फलाह बहबूद के काम करते थे और जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उन्होंने IMF के कर्जे वापस करके सरप्लस में जाने के बाद IMF से कहा कि अगर आपको ज़रूरत है तो हम आपको चिप इन करते हैं अपने फंड से। तो ये उनकी करिश्मेटिक जो एक पर्सनैलिटी है, और हमारे यहाँ भी हैं 1-2 करिश्मेटिक पर्सनैलिटी के लीडर, लेकिन वो उसको नेगेटिव साइड पे ले गए हैं। तो ये अर्दोगान ने अपनी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी को गो के आइडियोलॉजिकल साइड पर ज़्यादा वो ले गए हैं और पोलराइजेशन अपनी हदों को टच कर गई है तुर्किया में, जैसे हमारे यहाँ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग उनके सपोर्टर वोटर हैं या जो लोग नहीं हैं और स्विंग वोट्स हैं, वो ये समझते हैं कि ये एक खैरख्वाह आदमी है, एक सिंसियर लीडर है और बावजूद इसके कि मईशत जो है तबाही के तरफ, क्योंकि जियोपॉलिटिकल में मामलात में उन्होंने मिसहैंडलिंग की अर्दोगान ने, जिस तरह हमने की थी पिछले दौर में मिसहैंडलिंग, तो मिसहैंडलिंग उन्होंने की और उसकी वजह से उनके मईशत पे बहुत ज़्यादा
असर हुआ और लोगों को फूड सिक्योरिटी के भी लाले पड़ गए, लीरा बिल्कुल जमीन बोस हो गया। उसके बावजूद उनकी पॉपुलरिटी में फर्क तो आया है। देखिए हिस्ट्री में, तुर्की की हिस्ट्री में पहली दफा ये रन अप इलेक्शन हो रहा है, यानी कि 28 तारीख को जो इलेक्शन होगा वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कभी ऐसा हुआ नहीं है, बड़ी स्वीपिंग मेजॉरिटी के साथ पिछले इलेक्शन में वहां जीत होती रही है। और इस बिल्कुल, और आप जिस तरह देख सकते हैं कि अर्दोगान साहब की रैलीज़ में अभी भी यानी लोगों ने कहा कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 20 मिलियन और इतने लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि मकबूलियत में फ़र्क पड़ा है। सर मुझे बताइए कि इंशाल्लाह ताला 28 तारीख को इनके फुल एंड फाइनल इलेक्शंस होंगे। एक सूरत हाल वहाँ पर भी बर्पा हुई थी जब देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अर्दोगान साहब और लोगों ने निकल कर उसको नाकाम बनाया था। इस वक्त सदर तैयब अर्दोगान के अपने विद इन तुर्की मुख्तलिफ इदारों से कैसे ताल्लुकात हैं? सदर अर्दोगान के इदारों के पर कंट्रोल पूरा है और उस कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रिप पूरी है सदर अर्दोगान की, और वो तसलसल की वजह है। इसलिए कोई चीज मंजर आम पर नहीं आई है कि इदारे को ये सदर अर्दोगान की कोई मुखालफत करे। देखिए इदारों को मुखालफत करना किसी भी मुल्क में आसान नहीं है। वो उस वक्त होता है जब हुकूमत इंस्टेबिलिटी की तरफ चली जाए, जब सियासी इंस्टेबिलिटी आ जाए और वो सियासी इंस्टेबिलिटी सरायत कर जाती है इदारों में, और जब उसमें इदारों में सरायत कर जाती है तो वहां से आवाजें उठना शुरू होती हैं। ऐसा तो तुर्किया में नहीं हुआ। बिल्कुल, और क्योंकि आपका तज्जिया है और एक इंसाइट है पूरी दुनिया के मामलात और हुकूमती सेटअप पे, जमील साहब आप ही से मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी डिस्कस करना चाहेंगे। मुझे बताइए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल अपनी स्पीच में बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट नोटिस ना दिया जाए, और बहुत सारे तज्जियाकार जर्नलिस्ट उनकी कल की रैली को सुप्रीम कोर्ट पे एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक के तौर पे देख रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और इसके क्या नताइज अखज़ हो सकते हैं? ज़ाहिर है पहले ही हमारे जो इस वक्त मखदूश मामला चल रहे हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। देखिए उसकी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जो हमारी एपेक्स कोर्ट की तरफ से कुछ मामला ऐसे हुए जिस पे मुझ जैसे एनालिस्ट को भी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और एतराज़ात थे, इसी तरह आबादी के कसीर हिस्से को वो समझती है कि कुछ ऐसे डिसीजन के मिसाल के तौर पर हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या कबाहत थी कि फुल कोर्ट बना देते, आज हम इस नतीजे पे नहीं पहुंचते। तो कहने का मकसद ये है वो भी एक मुनासिब बात नहीं, और उसकी कोई फलसफा कोई लॉजिक उसके सामने नजर नहीं आती कि आबादी यानी मुल्क के लोग इस पे कन्विंस हो जाएं कि क्यों नहीं किया था। और दूसरी तरफ ये बड़े बड़े जुलूस जलसे निकाल के एक कोर्ट को प्रेशराइज, एक इदारे को प्रेशराइज किया जाए, चाहे उस इदारे में उस इंडिविजुअल को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इस मामले में जाहिर है सीजे को, लेकिन बहरहाल इदारा उससे इफेक्ट हो रहा है। और कोई इदारा अगर सर कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग तज्जिया मैंने देखा कि अभी तक जैसे आपने भी कहा, लेकिन ये बहरहाल जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है कि वो बेंच किस तरह तश्कील दें। मुझे ये बताइए कि जो पीडीएम ने कल मुजाहरा किया है, लोगों ने कहा कि ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, बिकॉज अगर लीगल फ्रेटर्निटी में दो राय पाई जाती थी, पोलराइजेशन थी, तो अब क्योंकि उन्होंने अपने इदारे का दिफा करना है, लीगल फ्रेटर्निटी एक हो जाएगी और बंदयाल साहब की लीडरशिप में दे विल ऑल्सो अपने महाज पे वो डट जाएंगे। आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, लेकिन ऐसा होता हुआ क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी पहले ही जो है उसमें दरारें कुछ पड़ चुकी हैं, और उसमें क्योंकि कुछ एक लॉजिक, एक फलसफा जो मैं बयान कर रहा था उसमें जो हमारे लीगल माइंडेड लोग हैं वो भी समझते हैं कि कुछ गलतियां हुई हैं और अच्छी खासी गलतियां हुई हैं दोनों साइड से, तो उसकी वजह से ये पोलराइजेशन में मजीद इजाफा हुआ है। बिल्कुल सही। आप इससे पहले कि खत्म करें, आपके नाज़रीन जानना चाहेंगे कि 26 को क्या होगा। तो सर हमारे साथ अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, भी ऑफकोर्स डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनसे ज़रा मुल्की सूरत हाल पे तज्जिया लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर जमील अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।